ठीक है, फिर शुरू कर लेते हैं। नमस्ते सभी को। तो पिछले सेशन में जहाँ तक हम लोगों ने बात की थी, थोड़ा थोड़ा उसको आगे बढ़ाते हैं। कोर बात हमने ये की थी कि सारी चीज़ों के ठीक होने के मूल में आदमी का ठीक होना भी जरूरी है। तो एक विकसित मानव का, एक बेहतर मानव का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है, उसको हम धीरे धीरे समझना चाहेंगे। कि अगर हम चाहते हैं कि मोबाइल अच्छा हो, टीवी अच्छा हो, मोबाइल अच्छा होने का मतलब हमको पता है कि क्या मतलब होता है। कंप्यूटर अच्छा होने का मतलब हमको पता है, उसकी मेमोरी बढ़नी चाहिए, समय के साथ रैम बढ़ना चाहिए, कैमरे की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ये सब हमको पता है कि क्या होना बनता है। आदमी बेहतर होने का क्या मतलब होगा, अगर उसको देखने जाएं तो हम अपने से ही सवाल पूछ करके देख सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी में सुख, शांति, आनंद, जो भी आप नाम दें उसको, तृप्ति, हैप्पीनेस, पीस, ब्लिस, ये चाहते हैं या दुख, अशांति और आनंद का अभाव और पीड़ा चाहते हैं? क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। ऐसे ही अपने से पूछ के देखिए कि हम सुविधा के रूप में समृद्धि चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं या अभाव चाहते हैं? उत्तर बहुत साफ है। स्लाइड्स एक के बाद एक सब क्रम से हैं, कोई भी आगे पीछे नहीं कर रहा हूं मैं तो। और दोनों साइड आपके प्रिंट है, तो जब इस साइड नहीं मिले तो अपना पेज पलट लीजिए। आप आगे की स्लाइड पर चले गए, दीदी आपके पीछे वाली स्लाइड के पीछे होगा, ये सब आगे की स्लाइड्स हैं जो आपके हाथ में है। आगे पीछे प्रिंट है, बस एक एक पेज पलटते जाएंगे तो सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, बस एक एक पलटते जाइएगा, सब आपको क्रम से मिलता जाएगा स्लाइड। और जो लिखने का मन हो उसी पर नोट कर लीजिए। कहीं लगे मेरी स्पीड ज्यादा है, कम करने की जरूरत है, ये रिपीट करने की जरूरत है, बिना संकोच के बता दीजिएगा, मैं दोबारा बोल दूंगा, स्लो कर लूंगा, जैसा भी ठीक लगेगा कर लेंगे। तो मानव के रूप में अगर देखेंगे तो हम अपने लिए सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। समृद्धि चाहते हैं, सुविधा का, आवश्यकता से अधिक सुविधा, समृद्धि, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं हम, अभाव नहीं चाहते। अपने से ये पूछ के भी देख सकते हैं कि ये सुख और समृद्धि हम कभी कभी चाहते हैं कि हमेशा चाहते हैं? हमेशा चाहते हैं। एक क्षण भी अपने जीने में ऐसा नहीं दिखता है जब हम सुख के बदले दुख चाहते हैं कि अब सुख बहुत हो गया, थोड़ा दुख आ जाए जिंदगी में। चाहते नहीं है ऐसा, मजबूरन आता रहता है, ये और बात है। पर चाहने के रूप में देखेंगे तो ये दिखता है कि सुख हमारी चाहना है, समृद्धि हमारी चाहना है, और ये सुख और समृद्धि हम निरंतर चाहते हैं। हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी, ये दोनों की हम कंटिन्यूटी चाहते हैं। एक क्षण के लिए भी, एक मोमेंट के लिए भी ये टूटने देना हम नहीं चाहते। टूटता है ये और बात है, चाहते तो नहीं है हम। तो मानव के रूप में एक विकसित मानव का तात्पर्य यही समझ में आता है कि जो खुद सुख समृद्धि पूर्वक जीता हो और दूसरों को सुखी समृद्ध होने में सहयोग करता हो। आपको मेरे साथ जीना कब अच्छा लगेगा? जब आपके सुखी होने में हम सहयोग करें या आपको दुखी बनाते रहे? आपको मेरे साथ जीना कब अच्छा लगेगा? जब आपकी समृद्धि में हम सहयोग करें या जब आपको दरिद्र और अभावग्रस्त बनाने के लिए हम पड़े हुए हो आपके पीछे? उत्तर बहुत साफ है ना। तो समाज की जगह से, परिवार की जगह से हम उसी व्यक्ति के साथ जीना चाहते हैं जो हमारी सुख और समृद्धि में सहयोगी होता, कि नहीं? तो एक विकसित मानव का मतलब है
जो खुद सुख और समृद्धि पूर्वक जीता हो, दूसरों के सुखी और समृद्ध होने में सहयोग करता हो। अगर अपनी सुख समृद्धि को हम सुनिश्चित कर पा रहे हैं, अपने में तृप्त हैं, सुविधाएं भी हमारे पास हमारी आवश्यकता से अधिक हैं और दूसरों को भी हम सुखी समृद्ध होने में सहयोग कर पा रहे हैं, तो हम विकसित हुए, हमारी शिक्षा सफल हुई। अगर वो नहीं हो पा रहे, खुद दुखी हैं, परेशान हैं, खुद अभावग्रस्त हैं, दूसरों को दुख पहुंचाने में लगे हैं, उसको भी अभावग्रस्त बनाने में लगे हैं, तो विकास तो कुछ हुआ नहीं, गति तो कुछ हुई नहीं। तो विकसित मानव का मतलब है जो खुद सुख समृद्धि पूर्वक जीता हो, दूसरों की सुख समृद्धि में सहयोग करता हो। तो इस सेशन में हम धीरे धीरे ये देखना चाहते हैं कि सुख और समृद्धि होती कैसे है, होती कैसे है, उस पर थोड़ी थोड़ी चर्चा को हम इस सेशन में करना चाहते हैं। मनुष्य के जीने की जगह से देखेंगे ना, तो एक आयाम है उसके व्यवसाय का, आजीविका का, कैरियर का, लाइवलीहुड का, जो भी नाम हम उसको दे लें, जीने का एक डायमेंशन ये दिखता है। बस एक एक स्लाइड बढ़ाना है आपको और कुछ नहीं करना है अपने प्रिंट में। ज्यादा ढूंढेंगे तो खो जाएंगे और बाकी स्लाइड्स आराम से देखिएगा, समय के साथ सब आ जाएंगे। तो बस एक एक स्लाइड और आगे पीछे दोनों प्रिंट है, तो जब भी यहाँ चेंज हो तो आगे का पीछे करिए और वो नहीं हो तो ठीक नेक्स्ट स्लाइड उठा लीजिए। तो मनुष्य के जीने का एक जगह है व्यवसाय का, आजीविका का, कैरियर का, लाइवलीहुड का, जिससे हमको कुछ सुविधाएं मिलती हैं, कुछ रिसोर्सेज मिलता है। चाहे सीधा सुविधा का उत्पादन करें हम, चाहे पैसा मिले और पैसा से सुविधा खरीद के लाए हम, अल्टीमेटली सुविधा हम चाहते हैं। ये सुविधा आप देखिए अपने से पूछ करके कि हम सुविधा को जब प्राप्त करने जा रहे हैं तो प्रकृति के नियमों का ध्यान रख करके जो हमारी आवश्यकता है उससे अधिक सुविधा का उत्पादन या उपार्जन हम चाहते हैं, या प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाके अधिक से अधिक सुविधा का संग्रह करना चाहते हैं। उत्तर बहुत साफ है ना, कि प्रकृति के नियमों का ध्यान रख करके आवश्यकता से अधिक सुविधा का उत्पादन अगर हो पाता है तो व्यवसाय सफल है। हम व्यवसाय के आयाम में ठीक जी पा रहे हैं, ये हम तब कह सकते हैं जब प्रकृति के नियमों का ध्यान रख के हम अपनी आवश्यकता से अधिक सुविधा का उत्पादन कर पाते। अगर हम अपनी आवश्यकता से अधिक सुविधा का उत्पादन नहीं कर पा रहे तो हम परेशान रहेंगे, और अगर प्रकृति के नियमों का ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रकृति में प्रदूषण की, संसाधन अभाव की समस्या होगी, जिससे लौट के हम ही परेशान होने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रकृति में हम असंतुलन करते रहेंगे तो हमको फर्क नहीं पड़ेगा, लौट करके उसकी तकलीफ तो हम ही आपको झेलनी पड़ती, दूसरा कौन झेलेगा उसको, कौन झेलेगा। तो सुविधा की जगह पर जो हम चाहते हैं वो तो ये चाहते हैं कि प्रकृति के जो नियम हैं वो नियम का ध्यान रख करके सुविधा का उत्पादन कर सके, उत्पादन कर सके। इसी का दूसरा हिस्सा देखेंगे तो जो सुविधा हम कमा करके घर में लाते हैं, हमारा बच्चा, हमारे घर के बाकी पति पत्नी, भाई बहन जो परिवार में रह रहे, वो उन सुविधाओं का सदुपयोग करें तब हमको अच्छा लगता है कि दुरुपयोग करें तब हमको अच्छा लगता है? सदुपयोग करें। तो ये दिखता है कि हम सुविधाओं का सदुपयोग चाहते हैं, न कि दुरुपयोग और भोग चाहते हैं। ध्यान से देखेंगे ना तो सुविधा का जब हम सदुपयोग करते हैं तो शरीर स्वस्थ होता है, सुविधा का दुरुपयोग करते हैं तो शरीर बीमार होता है।
सुविधा का अगर पेट भर करके हम जो हमारी भूख है उतना भोजन कर रहे हैं तो शरीर स्वस्थ होगा। उससे कम भोजन करेंगे तो भी तकलीफ होगी, उससे ज्यादा भोजन करेंगे तो भी तकलीफ ही होने वाली है। शरीर को स्वस्थ रहने के लिए जितने कपड़े चाहिए ठंडी से बचने के लिए उतना पहने हुए हैं तो आराम में, उससे कम होगा तो भी तकलीफ होगी और ज्यादा पहनना पड़े तो भी बोझ लगता है। तो सुविधा की एक निश्चित मात्रा में हमको जरूरत पड़ती है, उससे कम होता है तो भी हम तकलीफ में आते हैं, उससे अधिक होता है ठीक है तो भी उसको हम प्रयोग नहीं कर सकते, वो दुरुपयोग में जाएगा, दुरुपयोग में जाएगा। तो सुविधा की जगह से देखेंगे तो हम दो बात कह रहे हैं, एक ये कि प्राकृतिक नियम का ध्यान रख करके आवश्यकता से अधिक सुविधा का उत्पादन, और दूसरा उसका सदुपयोग, ये हम चाहते हैं। प्रकृति के नियमों का ध्यान रख करके आवश्यकता से अधिक सुविधा का उत्पादन और उसका सदुपयोग, ये हम चाहते हैं, ये हम चाहते हैं। ठीक है, इस पर डिटेल तो हम बाद में करेंगे, पर अभी थोड़ी भूमिका में इसकी रख देता हूं कि आज के दिन की एक बड़ी कठिनाई ये हो गई है कि हमको परिवार के रूप में जीते हुए आवश्यकता क्या है उसी का पता नहीं, उसी का पता नहीं, कितनी सुविधा हमको चाहिए उसी का हमको पता नहीं है। तो समृद्धि का जो भाव आना चाहिए कि मेरे पास मेरी आवश्यकता के अनुरूप सारी सुविधाएं हैं या आवश्यकता से अधिक सुविधा है, ये भाव तो तब आएगा ना जब आवश्यकता का पता हो, जरूरतों का पता हो। जरूरत का अगर पता ही नहीं है तो कितनी भी सुविधा हमारे घर में आके इकट्ठी हो जाए, पूरे संसार को लग सकता है कि मेरे पास बहुत है, हमको नहीं लगता, हमको नहीं लगता। तो समय के साथ सुविधा बढ़ने के बावजूद भी समृद्धि का भी भाव नहीं आता, क्योंकि हमको अपनी आवश्यकता का पता ही नहीं, अपने रेफरेंस लेवल का पता ही नहीं, अपने उस बेस लाइन का पता ही नहीं है कि हमको चाहिए क्या, चाहिए क्या। हम लोग बार बार इसका सरल उदाहरण देते रहते कि एक गिलास में अगर पानी भरना और उसके नीचे की पेंदी नहीं हो, उसका बॉटम नहीं हो, बेस नहीं हो, कितने पानी डालने से वो गिलास भरेगा? कभी नहीं भरेगा। हमको लगता है नहीं भर रहा है तो पानी थोड़ा कम डाल रहे हैं, 2 जगह डाल देते हैं, ठीक है, फिर भी नहीं भरा तो ड्रम लाके डाल दें, पूरी नदी और समुद्र भी डाल देंगे तब भी वो नहीं भरेगा, क्योंकि समस्या पानी कम डालने की नहीं है, समस्या उसका बेस होने का है, बॉटम होने का है। तो ऐसे ही अगर हमने सुविधा की आवश्यकता का पहचान नहीं किया है तो हमारा वो बेस लाइन तय ही नहीं होता, वो बॉटम तय ही नहीं होता। फिर कितनी भी सुविधा उसमें हम डालते चले जाएं, वो कभी भरने का नाम ही नहीं लेता है। तो समय के साथ साधन विहीन से साधन संपन्न की ओर तो हम गति करते चले जाते हैं। सुविधाएं और साधन की जो कमी थी समय के साथ उसमें तो वृद्धि होती चली जाती है, उसमें बढ़ोतरी, उसमें अधिकता तो होती चली जाती है, लेकिन समृद्धि का भाव नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमको आवश्यकता का पता ही नहीं है कि चाहिए क्या हमको। और आज के दिन का दुर्भाग्य हो गया है आवश्यकता नहीं पता होने का एक बड़ा कारण यह हो गया है कि जाने अनजाने हम अपनी सारी जरूरतों को या आवश्यकताओं को दूसरे को देख करके या दूसरों की तुलना में तय करना शुरू कर दिए। हम लोग आईटी जैसी जगहों पर भी या बाकी जगहों पर भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। मैं तो ज्यादातर समय कहता हूं कि आज की पढ़ाई के बाद अगर नौकरी ना मिले तो कितने बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे और कितने माँ बाप उनको भेजेंगे, बड़ी मुश्किल से।
जिस नौकरी के लिए बच्चा आ रहा है ना, एक तो लगेगी कि नहीं वो भी पता नहीं, दूसरा रुक करके उससे पूछ लीजिए कि कितने पैसे की नौकरी लग जाएगी तो तुमको लगेगा कि जिंदगी सफल हो गई। उत्तर देना कठिन हो जाता। 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख साल की नौकरी लगने के बाद भी आदमी खुश होता है, पार्टी देता है, ठीक है। लेकिन दूसरे की नौकरी अगर 35 लाख की लग गई तो अपना 30 लाख बेकार लगने लगता है। 1 रुपया अभी उसका कम नहीं हुआ है, उसको तो 30 लाख मिलेगा, 1 रुपया कम नहीं हुआ है। लेकिन दूसरे की नौकरी 35 लाख की लग गई तो अपना 30 लाख बेकार लगने लगता है। तो कंपैरिजन के माइंडसेट से अगर हम जी रहे हैं, तुलना की प्रवृत्ति से अगर हम जी रहे हैं, दूसरों को देख करके ही अगर हमारी जरूरतें तय हो रही हैं, तो वो तय होना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है कि नहीं। यहां बैठे हुए सभी लोगों को देखेंगे ना, शरीर को स्वस्थ रखने के हिसाब से, ठंडी से बचाने के हिसाब से कपड़ा हम में से हर आदमी के पास हो सकता है, हम पहन के बैठे, हो भी सकता है। लेकिन इसी प्रश्न को आप पलट दीजिए और कहिए कि यहां मेरा कपड़ा सबसे अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसको स्टेटस सिंबल से जोड़ लीजिए, उसको पहचान से जोड़ लीजिए, ठीक है। अब हमारे कपड़े कैसे होंगे ये हम नहीं तय कर सकते, ये तो अब यहाँ बैठे हुए 80-85 लोग मिलकर तय करेंगे कि हमारा कपड़ा कैसा होगा। जी ठीक है। तो ये दिखना जरूरी है कि दूसरों की देखा देखी, दूसरों की तुलना में जब हम सुविधा को देखने जाएंगे तो हमारी जरूरत कभी पहचान में नहीं आएगी। तो 30 लाख की नौकरी लगी है, 35 वाले को देख के परेशान होंगे। 35 लग जाएगी तो भी प्रॉब्लम हल नहीं होगी, क्योंकि किसी की 40 जिस दिन लगेगी उस दिन परेशानी शुरू हो जाएगी। और लग ही जाती जी इतनी बड़ी दुनिया में, ठीक है। आदमी दौड़ना शुरू करता है, मोहल्ले का जब तक सबसे बड़ा नहीं बना है, मोहल्ले का बनने की सोचता है। वो बन गया तो गांव या शहर की सोचता है, वो बन गया तो राज्य की सोचता है, वो बन गया तो देश की सोचता है। इस दौड़ में कहीं ना कहीं जिंदगी खत्म हो जाती है। डिटेल तो इसका हम बाद में करेंगे, बट अभी के लिए हम इतना ही कहना चाह रहे हैं कि अगर सुविधा की आवश्यकता को हमने पहचाना नहीं है तो प्रोस्पेरिटी नहीं आ सकती, समृद्धि नहीं आ सकती, व्यवसाय भी ठीक से नहीं हो सकता, जो आज की पढ़ाई लिखाई का एक और एकमात्र लक्ष्य है। और मैं जरूरतों को कम करने के लिए नहीं कह रहा हूं। आपकी 4 रोटी की भूख है, मैं 2 खाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं पहचान तो लीजिए कि 4 रोटी की भूख है, देख तो लीजिए कितने कपड़े अपने को चाहिए पहनने के लिए, देख तो लीजिए रहने के लिए कितना घर चाहिए, ठीक है। आना जाना कितना पड़ता है, उसके हिसाब से क्या संसाधन चाहिए। अपनी जरूरतों को देख करके और पहचान करके उसको तय करेंगे, या बगल वाले के हाथ के मोबाइल से हमारा मोबाइल तय होगा, बगल वाले के कपड़े, साड़ी और गहनों को देख के हमारा तय होगा, या मोहल्ले और पड़ोस की गाड़ी को देख के हमारी गाड़ी तय होगी, या अपनी जरूरत के हिसाब से तय होना बनता है। अगर बगल वाले को देख के तय होना है तो कभी तय नहीं हो सकता, ये पकड़ना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 10 लाख की कार खरीद लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन अगला 12 की खरीद लिया बात खत्म हो गई। 12 की भी खरीद लेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं हल होगा, क्योंकि मोहल्ले से बाहर निकलेंगे तो शहर में कोई 15 वाला दिख जाएगा कि नहीं। 15 की भी खरीद लीजिए, प्रॉब्लम हल नहीं होगी, शहर के दूसरे कोने में 20 वाले भी मिल जाएंगे। तो कंपैरिजन के इस माइंडसेट से सुविधा को अपनी जरूरत के हिसाब से पहचानने के बदले दूसरों को देख के अगर तय करने का काम करेंगे तो सुविधा की आवश्यकता कभी तय ही नहीं हो सकती है। ये बेस पकड़ना जरूरी है, और अगर वो तय नहीं होता है तो हम एक ऐसे ग्लास को भरने का प्रयास कर रहे हैं जिसके नीचे की पेंदी गायब हो गई है, गायब हो गई जी।
है ना, 99 का चक्कर कहते हैं हिंदी में मुहावरा। जो 99 का चक्कर बना है ना, वो इसीलिए बना है कि वो 100 का पता नहीं है तो कितना भी डालेंगे हमेशा 99 लगेगा ना जी, हमेशा 99 लगेगा। मैं बार बार कहता हूँ, खुले मैदान में खड़े होते हैं ना तो 3 किलोमीटर बाद जाके ऐसा लगता है जैसे आसमान धरती से मिल रहा है, देख के लगता ना। जो 3 किलोमीटर चल लेते हैं उनको दिखाई देता है कि आसमान अभी भी 3 ही किलोमीटर दूर है। वो जो क्षितिज है जहां वो मिलता, वो 3 ही किलोमीटर दूर है। तो अगर सुविधा की आवश्यकता को पहचानने का काम हमने नहीं किया है तो सोचते हैं किसी को देख के कि 10 लाख साल की नौकरी लग जाए तो जिंदगी सफल हो जाएगी। जिनका नहीं लगता है ना, वो बेचारे तो पूरी जिंदगी इस उम्मीद में रहते हैं कि 10 लाख साल की नौकरी लग गई होती तो जिंदगी सफल हो जाती। जिनकी लग जाती है ना, 2 4 10 दिन खुश रहते हैं, ठीक है, उसके बाद 12 लाख वाले किसी को देख करके परेशान होते रहेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नौकरी ना करें, पैसे ना कमाएं, रोक दें, छोड़ दें, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आवश्यकता को पहचान करके सुविधा को तय करेंगे या दूसरों को देख देख करके पूरी जिंदगी तय करेंगे। और अगर दूसरों को देख के तय करेंगे तो दौड़ कितना भी लगा ले हम, पहुंचना कहीं नहीं होगा, ये पकड़ना जरूरी है। इस पर कल किसी समय हम और विस्तार करेंगे, लेकिन अभी अर्जेंट का कोई भी प्रश्न हो तो बताइए। श्रद्धा को पहचाना कैसे जाए? कल सुबह सुबह पहले सेशन में हम उसी काम को करेंगे। और अभी के लिए देखेंगे तो चूंकि पूछे हैं तो एक बात मैं अभी से कह देता हूं, देखना शुरू करिए। अपने भोजन की आवश्यकता को अगर पहचानना हो तो भोजन करते हुए हम पहचान सकते कि नहीं कि कितने खाने से हमारा पेट भरता है। कपड़े की जरूरत को अगर पहचानना हो तो शरीर को स्वस्थ रखने की दृष्टि से कितने मीटर कपड़े चाहिए, ऑफिस में काम करते हो, घर में सोने का काम हो, सुबह मॉर्निंग वॉक करना हो तो 6 दिन ऑफिस जाने के हिसाब से कितने कपड़े चाहिए, मॉर्निंग वॉक के हिसाब से कितने चाहिए, रात को सोने के हिसाब से कितने चाहिए, ये पहचाना जा सकता कि नहीं। इस पर सोचना भर शुरू करिए, सोचना भर शुरू करिए। डिटेल कल सुबह करेंगे, कल सुबह इसको करना है। अभी के लिए तो मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि व्यवसाय की सफलता, व्यवसाय के आयाम में हम विकसित हैं या सफल हैं, उसकी पहचान यह है कि प्रकृति के नियमों का ध्यान रख करके आवश्यकता से अधिक सुविधा का हम उत्पादन कर पाते हैं, उसका सदुपयोग कर पाते हैं। और सुविधा का उत्पादन और सदुपयोग हम ठीक से कर रहे हैं, उसका पहचान क्या है देखिएगा, तो मनुष्य की समृद्धि होती है, प्रोस्पेरिटी होती है, हम अभाव से मुक्त होते हैं। इसी के साथ एक दूसरी चीज जो यहाँ नहीं लिखी है वो भी जोड़ लीजिए, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर का स्वास्थ्य इंश्योर होता है। अगर व्यवसाय के आयाम में प्रकृति के नियमों का ध्यान रख के आवश्यकता से अधिक सुविधा का उत्पादन हम कर पाते हैं, सदुपयोग करते हैं, तो मनुष्य की समृद्धि होती है, शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहता है और प्रकृति में भी संतुलन बना रहता है, प्रकृति भी समृद्ध होती है, न कि खराब होती है। तो व्यवसाय के डायमेंशन में, सुविधा के व्यवसाय के आयाम में, डायमेंशन में हम विकसित हैं या सफल हैं, इसकी पहचान यह है कि प्रकृति के नियमों का ध्यान रख करके हम उत्पादन करते हैं, जो सुविधा आती है उसका हम सदुपयोग करते हैं और उसके फल के रूप में हमको प्रोस्पेरिटी होती है, समृद्धि होती है, शरीर स्वस्थ रहता है और प्रकृति में संतुलन बना रहता है, प्रकृति में संतुलन बना रहता है। तो सुविधा के बारे में जितनी बात की उसका सारांश ये है
उसका सारांश ये है। और आज की सारी शिक्षा इसी बात पर टिकी हुई है। बच्चे ने ठीक पढ़ाई किया कि नहीं, माँ बाप किस हिसाब से करते हैं, नौकरी लग गई कि नहीं, बिजनेस ठीक से कर रहा है कि नहीं, पैसा कमाने लायक हो गया कि नहीं। माइक दे दीजिएगा उनको प्लीज। आवश्यकता से अधिक कितना उपार्जन करें, और ये शिक्षा के क्षेत्र में बच्चा अगर कोई जो स्कूल जा रहा है वो आवश्यकता से अधिक नंबर कितने ला सकता है? हाँ, नंबर पे तो मैं अभी नहीं आता हूं, क्योंकि नंबर एक दूसरी ही दुनिया है। वो कोई सुविधा नहीं है, वस्तु नहीं है। वस्तु वो है जिसका हम प्रयोग करते हैं। कुर्सी है, टेबल है, घड़ी है, मोबाइल है, कपड़े हैं, ये हम प्रयोग करते हैं। नंबर एक ऐसी चीज है जिसका कोई प्रयोग नहीं। तो नंबर को किस तरह से यूज करते हैं, उसको जब शिक्षा संस्कार पे आएंगे तो हम बात करेंगे कि उसका पर्पस क्या है। बट अभी के लिए देखेंगे तो एक बच्चा भी पहचान सकता है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन कितना चाहिए, कपड़े कितने चाहिए, सोने के लिए जो बेड चाहिए उसकी साइज क्या हो, और रहने के लिए जो घर चाहिए उसमें कितना चाहिए। ये पूरे परिवार के रूप में मिल करके हम परिवार की जरूरत के हिसाब से तय करने का काम कर सकते कि नहीं, इसको सोचा जाए। अभी इतना तो देख सकते हैं ना कि अगर आवश्यकता का पता नहीं चलेगा तो सुविधा या संसाधन कितने भी आ जाए हमारे पास, हम अभावग्रस्त रहेंगे। ये बात अभी देख सकते कि नहीं, पहचानने के डिटेल पर कल आएंगे। अभी की बात तो इतनी कह रहा हूं कि अगर सुविधा की आवश्यकता को पहचानने का काम नहीं हुआ है तो कितनी भी सुविधा हमारे पास हो जाए अभावग्रस्त हम रहेंगे, क्योंकि हमको अपने रेफरेंस का पता ही नहीं। और अधिक होने लगे ना, थोड़ा भी अधिक हो जाए तो हमारे लिए पर्याप्त हो जाता है। और पहचान है उसकी, जब भी हमको लगता है कि मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक सुविधा है, हम स्वाभाविक रूप से दूसरों को देने की, दूसरों को शेयर करने की, दूसरों से बांटने की सोच पाते। घर में जो सुविधा भी हमको हमारी आवश्यकता से अधिक लगता है, हम उसको दूसरों को देने की सोच पाते। हमको अगर लग रहा है कि हमारी ही जरूरत पूरी नहीं हो रही है तो पहले हम उसको कानूनन तरीके से पूरा करना सोचते हैं। कानूनन तरीके से नहीं होता है तो लोग या तो परेशान रहते हैं, कुछ लोग गैर कानूनी तरीके में भी चले जाते हैं, और गैर कानूनी तरीके के द्वारा दूसरों को देना तो छोड़िए, दूसरों को एक्सप्लॉइट करने का भी सोचने लगते हैं, शोषण करने का भी सोचने लगते हैं। जी हाँ, सही बात है। तो अभी के लिए तो मैं इतना ही कह रहा हूं कि प्रकृति के नियमों का ध्यान रख करके अपनी आवश्यकता से अधिक सुविधा का अगर हम उत्पादन कर पाते हैं और सदुपयोग कर पाते हैं तो हमारा व्यवसाय का आयाम सफल है, और उसके फल में हमारी अपनी समृद्धि होती है। एक, शरीर स्वस्थ रहता है। 2, प्रकृति भी संतुलित रहती है। 3, और आज के दिन का अगर दुर्भाग्य देखेंगे तो ये दिखता है कि सारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी जो उत्पादन हम कर रहे हैं प्रकृति के नियमों का ध्यान नहीं रख रहे। बहुत बार जिसका फल दिखता है यहाँ, प्रकृति में संतुलन के बदले प्रदूषण की समस्या दिखती है, संसाधन के अभाव की समस्या दिखती है। तो हवा, पानी, मिट्टी के प्रदूषण की समस्या दिखती है, और कोयला, डीजल, पेट्रोल जैसी चीजों के अभाव की, लोहा अभाव की समस्या दिखती है। इसी तरह से आवश्यकता की पहचान नहीं होती है आज की पढ़ाई लिखाई में, तो समृद्धि का भाव नहीं आता, सुविधाएं बढ़ती जाती हैं। तो साधन विहीन से साधन संपन्न होते जाते हैं,
और बहुत बार तो दिखता है कि सुविधा बढ़ने के साथ साथ उसकी भूख और बढ़ती चली जाती है। बहुत बार आपको दिखेगा समाज में जिनके पास लाखों में है वो लोगों का उतना शोषण नहीं कर रहे जितना करोड़ों वाले कर रहे, कि नहीं? देखा जाए, हमारी बात को कहीं भी मानने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत है। ऐसे ही देखिएगा तो सुविधा का सदुपयोग वाला भाग भी आज के दिन 17 साल, 18 साल, 20 साल स्कूल कॉलेजेस में लगा करके बच्चा बहुत नहीं सीख पाता है। माँ बाप की एक बड़ी समस्या है आज के दिन, वो 18-20 साल का बच्चा सुविधा का दुरुपयोग करता दिखता है, जिसको माँ बाप बड़ी मेहनत से कमा के लाते हैं। तो आज की शिक्षा की तो स्थिति ये हो गई है कि सुविधा का सदुपयोग खत्म हो गया है, आवश्यकता की पहचान बहुत हो नहीं पा रही है, प्रकृति के नियमों का ध्यान रखने का काम भी नहीं होता है, उत्पादन जरूर हम सुविधाओं का कर रहे हैं। उसमें भी स्थिति ये दिखती है। एक बार हमारे सर IIIT हैदराबाद में एक वर्कशॉप ले रहे थे, 2005 की बात होगी। देश के अच्छे इंस्टीट्यूट में आता है जहां से बढ़िया नौकरी लगती है। तो किसी बच्चे से पूछ रहे थे कि भाई क्या तुमको, मतलब गोल क्या है तुम्हारा लाइफ का? तो उसने कहा एक अच्छी नौकरी। तो पूछा उससे कि अच्छी नौकरी का क्या मतलब, ठीक है, क्या मतलब? उसने बड़े अच्छे से कैटेगराइज करके 3 बात बताई। कहा पहली चीज तो ये कि सैलरी बढ़िया होनी चाहिए। बढ़िया कितनी का कोई उत्तर नहीं है, चलो ठीक है, सैलरी बढ़िया होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और क्या चाहिए? तो कहा काम करने में संतुष्टि होनी चाहिए, जॉब सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। तो अच्छी सैलरी, गुड पैकेज, जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है। और क्या चाहिए? कहा इफ पॉसिबल नो वर्क, हो सके तो कोई काम नहीं करना पड़े, बैठे बैठे रहे। तो उत्पादन का माइंडसेट भी हम नहीं दे पा रहे हैं, आज नहीं हो पा रहा है। लगता है कि कम से कम काम करना पड़े, हो सके तो नहीं करना पड़े, और सैलरी सबसे ठीक मिलती रहे। यूपी में खड़े हैं हम, बिहार यूपी के बड़े एरिया में तो लोग कहते हैं सरकारी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी सफल है। हमारे बिहार में तो खूब कहते हैं, और सरकारी नौकरी का मतलब ये मानते हैं कि सैलरी टाइम से आ जाएगी, काम करो नहीं करो कोई बात नहीं। यही मानसिकता है। तो सुविधा वाली जगह पर भी वो बच्चा अपने काम करने के प्रति ही ईमानदार हो जाए, उसी में निष्ठा और तत्परता बन जाए, उसी में उत्पादन का ठीक से मन बन जाए, वो हालत भी नहीं हो पा रहा है आज। और उसके लिए हम आप कोई एक जिम्मेदार हैं ऐसा नहीं है, हम सबकी कहीं ना कहीं भागीदारी है कि परिवार के रूप में, स्कूल कॉलेजेस के रूप में, समाज के रूप में जैसी परवरिश हो रही है, जैसा हम देख रहे हैं, जिस तरह की मानसिकता बन रही है, उससे निकल के यही आ रहा है। तो पूरे को समेट के देखेंगे तो सार बात इतना है कि व्यवसाय के आयाम में हम सफल हैं, आजीविका या लाइवलीहुड के, कैरियर के डायमेंशन में हम सफल हैं अगर हम प्रकृति के नियमों का ध्यान रख के आवश्यकता से अधिक सुविधा को सुनिश्चित कर पाते हैं और उस सुविधा का सदुपयोग करते हैं। पहचान ये है, हम ऐसा कर रहे हैं, इसका पहचान इंडिकेटर क्या होगा? जैसे साफ पानी का कुछ इंडिकेटर है, साफ हवा का कुछ इंडिकेटर है, वैसे व्यवसाय ठीक होने का इंडिकेटर, मापने का पैमाना, पहचान ये है कि हमको समृद्धि महसूस होती है, शरीर स्वस्थ रहता है और प्रकृति भी संतुलित रहती है। तो आवश्यकता को पहचाने कैसे, उस पर कल सुबह और डिटेल में बात करेंगे कि कैसे पहचान सकते हैं, क्या समस्या होती है। अभी के लिए तो इतना देखना शुरू करें कि अगर वो पहचान नहीं होगी
तो साधन विहीन से साधन संपन्न तो हम बन सकते हैं, प्रोस्पेरिटी नहीं आ सकती, समृद्धि नहीं आ सकती, अभाव बना रहेगा। ठीक है। समृद्धि और अभाव में अंतर। अभाव का मतलब है जरूरत पूरी नहीं हो रही है, समृद्धि का मतलब है जरूरत तो छोड़िए उससे कुछ ज्यादा भी है। अभाव और समृद्धि बिल्कुल एक दूसरे की उल्टी चीज। समृद्धि यानी प्रोस्पेरिटी, अभाव यानी डिप्रीवेशन। हमारे यहाँ कहते हैं अभाव का अभाव हो जाए तो समृद्धि है। अभाव का अभाव हो जाए तो समृद्धि है, अभाव बना हुआ है तो कौन सी समृद्धि। बढ़िया, अब थोड़ा आगे चलते हैं, अगले स्लाइड पर आ जाते हैं। बस एक एक स्लाइड ही भर रहा हूं मैं, आपकी बीच में स्लाइड आ गई है बहुत ज्यादा, आपकी वो स्लाइड दब गई होगी नीचे, लास्ट में देखिए। नहीं, आपका वो स्लिप हो गया है सारा। ब्रेक में जीने का एक दूसरा आयाम है व्यवहार का। आप अपने से ही पूछ के देखिए, व्यवहार में एक दूसरे के साथ जीते हुए, परिवार में, काम करने की जगह पर, पड़ोसियों के साथ व्यवहार में हम न्याय चाहते हैं कि अन्याय चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। इसको कई उदाहरणों से हम लोग बार बार कहते रहते हैं। होगा, स्लाइड एक के बाद एक सब होगा, अगर आपका क्रम से लगा हुआ है तो, है ना? जिनका भी नहीं होगा लंच ब्रेक में एक बार सेट कर लेंगे, लंच ब्रेक में सेट कर लेंगे। मिल गया? थैंक यू। अब आज ही मैं ज्यादा स्लाइड कवर करूंगा, कल से तो स्लाइड की संख्या भी कम होने लगेगी कवर। आज तो थोड़ी भूमिका है मेरी, तो स्लाइड ज्यादा बढ़ा रहा हूं, कल से उतना नहीं बढ़ाऊंगा। तो दूसरा जो मनुष्य के जीने का जगह है वो है व्यवहार का। हम लोग बार बार ये उदाहरण देते रहते हैं। गर्मी की समस्या होती है, हम एसी लगा लेते हैं, कूलर लगा लेते हैं, पंखा लगा लेते हैं, वो हल हो जाता है। ठंड की समस्या है, हम स्वेटर पहन लेते हैं, रूम हीटर लगा लेते हैं, ब्लोअर लगा लेते हैं, वो समस्या हल हो जाती है। बैठने के इंतजाम नहीं है, कुर्सी खरीद लेते हैं, सोफा खरीद लेते हैं, वो समस्या हल हो जाती। रहने को घर नहीं हो, 2-4 साल कमाई करके एक घर बना लेते हैं, रहने का इंतजाम हो जाता है। उसी एसी कमरे में बढ़िया सोफा पर अपने घर में बैठे हुए जिन 4 लोगों के साथ बैठे, अगर एक दूसरे के साथ झगड़ा हो, तनाव हो, विरोध हो, मारपीट की स्थिति हो, बाहर नहीं भी हो तो अंदर विरोध हो, ईर्ष्या हो, घृणा हो, नफरत हो, एक दूसरे को नीचा दिखाने का माइंडसेट हो, हम उस सोफे पर बैठे हुए आराम में रहते हैं कि परेशान रहते हैं? परेशान रहते हैं। ये समस्या एक एसी और लगा के हल होगी क्या? पुराना सोफा बदल के नया ला देंगे तो हल होगा क्या? नौकरी में प्रमोशन मिल जाए तो हल होगा क्या? व्यापार में थोड़ी और पैसे मिलने लगे तो हल होगा क्या? नहीं होगा। मैं इतने उदाहरणों से इसको इसलिए कह रहा हूं कि ये समझना जरूरी है कि व्यवहार अलग चीज है, व्यवसाय अलग चीज है। व्यवहार की समस्या तो व्यवहार को ठीक करने से ही ठीक होगी, वो सुविधा और पैसे से नहीं ठीक हो सकता है। इसीलिए अच्छी से अच्छी पढ़ाई करा के सुविधा और पैसा कमाने लायक ही अगर हमने उसको बनाया है तो पैसा तो बहुत कमा लेगा, माँ बाप के साथ व्यवहार नहीं सीख पाएगा, पति पत्नी के साथ संबंधों में जीना नहीं सीख पाएगा, बच्चे की ठीक परवरिश करना नहीं सीख पाएगा,
ऑफिस में साथ में काम करने वाले लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए ये नहीं सीख पाएगा। और ये सब की समस्या हमको होती है कि नहीं, देखिए पलट के होती है। मैं बार बार कहता हूं, आज से 1 महीना पहले, आज क्या तारीख है अपने पास? 4 दिसंबर है ना, आज 4 जनवरी आ गई। 1 महीना पहले 4 दिसंबर को आपने नाश्ता क्या किया होगा आपको याद नहीं होगा। रात के खाने में सब्जी क्या बनी होगी आपको याद नहीं होगा। कपड़े कौन से आपने पहने होंगे आपको याद नहीं होगा। लेकिन साल भर पहले भी किसी ने अपमान किया हो, 2 साल पहले भी किसी ने नीचा दिखाया हो, 5 साल पहले भी किसी ने ऐसी बात कह दी हो जो दिल पे चोट लगी हो, याद रहती है कि नहीं? पति पत्नी के होने वाले झगड़ों को देखिए, जब गलतियां गिनाना शुरू करेंगे ना, तो पहले दिन जो शादी करके आए होंगे उस दिन तक का एक दूसरे को गिना डालते कि नहीं। तो व्यवहार में होने वाला जो चोट है ना, वो कहीं ज्यादा गहरा है सुविधा की तुलना में। नाश्ता हमको सुबह नहीं मिले थोड़ी तकलीफ तो होती है, दोपहर का भोजन मिल जाए बात आई गई हो जाती है। दोपहर की सब्जी थोड़ी ठीक नहीं लगी हो, शाम को बढ़िया मिल जाए, हम आगे बढ़ जाते हैं, छूट जाता है। लेकिन संबंध में, व्यवहार में जो पीड़ा एक दूसरे को हम पहुंचाते रहते हैं, अपनी भाषा से, अपनी शैली से, अपने टोन से, अपने लहजे से, अपने आचरण से, ये व्यवहार की चोट सालों साल हमारे साथ चलती रहती है। हाँ, जीवन पर्यंत चलता है। और ये दिखता है कि व्यवहार में नाराज हो जाए ना, हम बात करना बंद कर दें एक दूसरे से, बंद कर दीजिए बात करना। लेकिन जैसे ही आपके चेहरे पे हमारी नजर पड़ती है, आप दरवाजा खोल रहे हो, दरवाजा खोलने की आवाज भी हमको सुनाई दे जाती है, वो सारी घटना मानस में फिल्म की तरह फ्लैशबैक में चलने शुरू हो जाती जी। तो और वो चलते हुए हमारी दुख, हमारी पीड़ा, हमारी परेशानी उतनी ही शुरू हो जाती है। ठीक, तो ये दिखना जरूरी है कि व्यवहार का आयाम सुविधा की तुलना में एक ज्यादा बड़ा आयाम है जो आज के दिन हमको दुखी कर रहा है। और दुर्भाग्य यह है कि आज की शिक्षा में इसकी जगह भर भी नहीं बच गई है। बड़ी मुश्किल से कोई कुछ प्रयास कर रहे हो अपनी अपनी जगह पर तो कर रहे हैं, बट कोई शिक्षा का मूल उद्देश्य रह गया है या उसमें इसका कोई बहुत महत्व है, ऐसा नहीं है। हम काफी साल पहले, 10 साल से ज्यादा हो गया, बेगूसराय में एक वर्कशॉप कर रहे थे जहां हमारा घर है। एक टीचर पीछे से उठ के खड़े होके कह रहे हैं कि व्यवसाय करने का तरीका कुछ बता दो तो जिंदगी सफल होगी हमारी। ठीक है, व्यवहार बात तो हम पहले से बहुत जानते हैं। तो ये दिखना जरूरी है कि समस्या हमारी आज के दिन व्यवहार के आयाम में एक बड़ी खड़ी है। चाहे वो पिता पुत्र के समस्या बीच की समस्या हो, भाई भाई के बीच की समस्या हो, भाई बहन के बीच की समस्या हो, पति पत्नी के बीच की समस्या हो, काम करने जहां जा रहे हैं वहां ऑफिस में स्टाफ के बीच की समस्या हो, कि मैनेजमेंट के साथ की हो, कि सबऑर्डिनेट के साथ की हो, कि अपने सीनियर के साथ की हो, ये सारी समस्या तो आदमी आदमी के बीच की समस्या है। और बहुत बार आप देखेंगे घर में अगर हमारा एक दूसरे के साथ संबंध ठीक है, व्यवहार ठीक है, सुविधाएं थोड़ी कम भी हो ना, तो उन्हीं सुविधाओं में हम कैसे ठीक से जी सकते हैं, इस बारे में हम सोचते हैं। घर में अगर हमारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार ठीक हो, भाव ठीक हो, सुविधाएं थोड़ी कम भी हो, तो उन्हीं सुविधाओं में हम कैसे ठीक से जी सकते हैं, इस बारे में हम सोचते हैं। उल्टा देखिए, अगर एक दूसरे के साथ व्यवहार ठीक नहीं है, भाव ठीक नहीं है, तो उन्हीं सुविधा के बंटवारे में कौन अधिक ले लेगा, इसको लेकर के झगड़ा होता हुआ दिखाई देता। भारत के किसी भी गांव में घूम लीजिए, आधे से ज्यादा केस आपको जमीन के बंटवारे के दिखाई देंगे।
कि नहीं? किसी भी जगह पे घूम लीजिए, आधे से ज्यादा केस जमीन के बंटवारे के केस, और ये भाई भाई के बीच का झगड़ा है। जो ज्यादातर जमीन का बंटवारा है वो हमारे भाई होंगे ना, पिताजी के भाई होंगे, इतने भर की तो बात होगी, उससे दूर का तो होता नहीं। व्यवहार की ठीक समझ नहीं होने के कारण हम सुविधा को लेकर के भी बीसियों जगह पर उलझते रहते वो एक दूसरे के साथ वो आत्मीयता महसूस नहीं होती, वो अपनापन महसूस नहीं होता, तो व्यवहार की जो वो चोट है वो लौट लौट करके सुविधा के झगड़े में भी दिखाई देती। तो कोर बात में इतना कह रहा हूं कि मनुष्य के लिए सुविधा या व्यवसाय एक आयाम है जीने का, व्यवहार एक अलग आयाम है। व्यवसाय में कितनी भी उन्नति हो जाए उससे व्यवहार ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है। और मनुष्य अगर दो पैर से चलता है ना तो दोनों का संतुलन चाहिए। एक पैर 3 फीट का हो जाए, दूसरा पैर 1 फीट का रहे, हम चल पाएंगे कि मुंह के बल गिरेंगे। तो सुविधा वाले आयाम में दिनों दिन हम कितना भी प्रोग्रेस करते चले जाएं, अगर ये व्यवहार वाला हिस्सा भी हमारा उतना ही प्रोग्रेस का काम नहीं हो रहा है, वो वैसे ही कुपोषित रहेगा, विकलांग रहेगा, पोलियो ग्रस्त रहेगा, लकवा ग्रस्त रहेगा, गिरेंगे ही जी हर क्षण। तो मैं फिर से ध्यान दिला दूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सुविधाएं ना कमाई जाएं या प्रोग्रेस नहीं किया जाए। मैं तो ये कह रहा हूं कि सिर्फ सुविधा कमाने से जिंदगी सफल नहीं होगी, क्योंकि जिंदगी के और भी डायमेंशन है। और अगर दुख की समस्या व्यवहार के कारण है तो ठीक तो व्यवहार को ही करना पड़ेगा। समस्या मोबाइल में हो और ठीक टीवी को करेंगे, कभी हल होगी प्रॉब्लम? नहीं होगी ना। पुरानी कहानी सुनाते राबिया की। राबिया एक लेडी हुई है फिलॉसफी की पॉपुलर। वो कहते हैं कि शाम को वो एक लैंप पोस्ट के किनारे, अंधेरा हो जाता तो जो सड़क किनारे लैंप पोस्ट होता ना, उसके नीचे कुछ ढूंढ रही थी। लोगों ने आके पूछा क्या ढूंढ रहे हो? तो कहा सुई ढूंढ रहे हैं। ढूंढा, 2-3 लोग 4 लोग और मिल गए। 10-15 मिनट तक जब उस लैंप पोस्ट के नीचे उस छोटी सी जगह पर ढूंढे और नहीं मिला, तो किसी ने रुक के उससे पूछा, राबिया तुमको पक्का पता है कि तुम्हारी सुई यहीं गिरी? उसने कहा नहीं, सुई यहाँ तो नहीं गिरी है, सुई तो तालाब में गिरी है। तो कहा जब तालाब में सुई गिरी है तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? तो कहा वहां अंधेरा है, यहाँ लाइट। तो लाइट के नीचे ढूंढने से सुई मिलेगी कि जहां गिरा है वहां ढूंढने से मिलेगा? तो समस्या अगर व्यवहार की है तो ठीक व्यवहार को ही एक दूसरे के साथ करने की जरूरत पड़ेगी। उसको सुविधा वाले में कितना भी ढूंढने जाएंगे, हासिल कुछ नहीं होगा। ये पकड़ना जरूरी है, ये पकड़ना जरूरी है। सुविधा से सुविधा वाली समस्या तो हल हो सकती है। ठंड लग रहा हो, पहनने को कपड़े नहीं है, कहीं से 1000 रुपया हो जाए तो एक जैकेट खरीद के पहन सकते हैं, ठीक है, जूता पहन सकते हैं। आने जाने की समस्या हो रही है तो बाइक खरीद सकते हैं। ये तो हो जाएगा सुविधा और पैसे से। लेकिन संबंध में भाव और व्यवहार के ठीक होने से ही संबंध की तृप्ति मिलेगी। तो वही बात आगे लिखी है पूरी चर्चा का सार, कि ये जो मानव के साथ व्यवहार है उसको जब हम न्यायपूर्वक करते हैं तो हम भी सुखी होते हैं, और जिस मनुष्य के साथ न्याय करते हैं उसको भी अच्छा लगता है। आप ही अपने लिए देखिए, मैं आपके साथ न्यायपूर्वक जीऊं तब आपको अच्छा लगेगा, या अन्याय करूं आपके साथ तब आपको अच्छा लगेगा? उत्तर बहुत साफ है, उत्तर बहुत साफ है। तो अभी तक हमने 2 डायमेंशन की बात करी है, एक व्यवसाय की, एक व्यवहार की। व्यवहार मानव मानव के बीच में है, और व्यवसाय करने जाते हैं
तो कहीं ना कहीं हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वो सब के साथ भी हमारा इंटरेक्शन शुरू हो जाता है, हमारा जीना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है कि ये दोनों अलग अलग डायमेंशन हैं और काम दोनों पर अलग अलग करने की जरूरत है। किसी एक से दूसरा नहीं होगा। आपके साथ बढ़िया व्यवहार करूं, उससे आपका पेट नहीं भर जाएगा, और पेट कितना भी भर जाए, व्यवहार अगर मेरा ठीक नहीं है आपके साथ, आप कल से हमारे घर नहीं आओगे, नहीं आओगे। हम लोग ये उदाहरण बार बार देते रहते हैं कि आप हमारे घर आए, बढ़िया आपकी पसंद का खाना खिलाएं, ठीक है, जो आइसक्रीम और मिठाई चाहिए थी, डेजर्ट, स्वीट, सब जाते समय आपको खिलाएं बढ़िया, और जाने के पहले जब आप जा रहे हो तो ये कहें कि ऐसा खाना तुमको जिंदगी में नसीब नहीं होता होगा जब मन करे तो हमारे यहाँ आ जाना। आएंगे अगली बार, खाना तो एकदम बढ़िया मिला है, आपका पसंदीदा खाना खिलाए हैं, मिठाई और आइसक्रीम भी साथ में दिए हैं, लेकिन आप नहीं आएंगे अगली बार। क्यों? क्योंकि व्यवहार में चोट लग गई, चोट लग गई। तो ये पहचानना जरूरी है कि सुविधा का आयाम एक अलग आयाम है जो व्यवसाय से पूरा होता है, व्यवहार का आयाम एक अलग आयाम है जो आदमी आदमी के बीच ठीक जीने से जुड़ा है, और दोनों चाहिए, दोनों चाहिए, कोई एक से दूसरा नहीं होगा। व्यवहार ठीक करने से ठंड नहीं मिटेगी, और ठंड मिटा लेने से कोई व्यवहार ठीक नहीं हो जाएगा। ऐसा कोई कपड़ा नहीं है लाख रुपए का बना हुआ जिसको पहना दे तो आदमी का व्यवहार ठीक हो जाए। ऐसी कोई गाड़ी नहीं है करोड़ रुपए की जिसमें आदमी को बैठा दे तो उसका क्रोध शांत हो जाए। तो ये दिखना जरूरी है कि ये दोनों डायमेंशन अलग अलग डायमेंशन है। कोई प्रश्न हो इतने पर तो बताइए, एक बार मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। कोई बात एकदम सिंपल कह रहा हूं कि हमारे तृप्ति पूर्वक जीने के लिए व्यवसाय भी ठीक होने की जरूरत है, व्यवहार भी सफल होने की जरूरत है। व्यवसाय सफल होने की पहचान है हमारी समृद्धि, शरीर का स्वास्थ्य, प्रकृति में संतुलन। व्यवहार ठीक होने की पहचान है हमको भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, हमको भी सुख मिलता है, आपको भी सुख मिलता है। कोई भी प्रश्न हो इतने पे तो बताइए। कठिन तो नहीं लग रहा किन्हीं को? बिना संकोच के बताइएगा अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो। कोई वो होने की जरूरत नहीं है, आप बीच में भी रोकेंगे तो आराम से हाथ उठाइए, हम माइक भिजवा देंगे आप तक, बात हो जाएगी। बढ़िया। ये तो व्यवहार और व्यवसाय, ये दोनों तो हम बाहर करते हुए दिखाई देते हैं। ध्यान से देखेंगे तो अपने अंदर बहुत सारा विचार भी हमारा कुछ न कुछ चल ही रहा होता है। सोच विचार के रूप में बहुत सारी चीजें हमारे अंदर चल रही होती हैं, जिसको हम कई बार बोलते हैं, कई बार नहीं भी बोलते। पर जब नहीं भी बोल रहे हैं, नहीं भी बात कर रहे हैं, तो अंदर विचार बहुत सारा चल रहा होता है, चलता ही रहता है। अपने से ये पूछने की जरूरत है कि ये विचार समस्या के अर्थ में चलता है, समस्याओं का रोना गाना भर चलता रहता है, तब हम आराम में रहते हैं, या उन समस्याओं का उपाय दिखता है, समाधान दिखता है, तब हम आराम में रहते हैं। आज की स्थिति को देखिए, ज्यादातर समय बस, ट्रेन में, चौराहे पे होने वाली चर्चाओं को देखेंगे ना, ठीक है, तो देश में, समाज में, परिवार में होने वाली समस्याओं पर लंबा लेक्चर, चर्चा, भाषण होता हुआ दिखाई देगा।
मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए? किसी से पूछिए, बता देगा चौराहे पे। प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए? चौराहे पे किसी से पूछिए, बता देगा। रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? बता देगा। अपना घर ठीक हो जाए, उसके लिए क्या करना है? इसका उत्तर नहीं। अपना स्कूल कॉलेज ठीक हो जाए, उसके लिए क्या करना है? इसका उत्तर नहीं। दूसरे की समस्याओं पर तो हम बहुत सारा चर्चा कर लेते हैं और भाषणबाजी भी कर लेते हैं कि कैसे ठीक हो सकता है। मुद्दा क्या है? विचार में सिर्फ ये समस्याओं को हम चलाते रहें, उसी का रोना गाना गाते रहें, दूसरों को सुझाव देते रहें। ये चीजें या समस्याएं अगर कहीं दिख भी रही हैं तो उसको पहचान करके कैसे ठीक हो सकता है, उसको उपाय को ढूंढने का काम करें और उसमें हमारी क्या भागीदारी हो सकती है, इसको सोचने का काम करें। ये ठीक कि समस्याएं हो रही हैं तो बाकी सब जगह जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का रोना गाना करते रहे, उसका ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ते रहे, ये ठीक है। या अगर समस्याएं दिखती भी हैं तो उसको पहचान करके कैसे ठीक किया जा सकता है और उसमें मेरी भूमिका और भागीदारी क्या हो सकती, हम कैसे इनिशिएट कर सकते हैं उसको, ये सोचना ठीक है। यही ठीक है ना? इसको कहते हैं समाधान। पहले वाले को कहते हैं समस्या। समस्या का रोना गाना कितना भी करते रहें, अपने अंदर दुखी और परेशान रहने की गारंटी है। समस्याएं अगर हमको दिखती हैं और साथ साथ में उसका उपाय भी दिखता है और ऐसे ठीक हो सकता है तो हमको उतनी परेशानी नहीं होती। बच्चा रो रहा हो और हमको पता हो कि इसको कैसे 2 मिनट में हम चुप करा सकते हैं, परेशानी नहीं होती पता नहीं हो कि क्या करें इसका, तो आफत आ जाती है हमारे ऊपर, परेशानी शुरू हो जाती है। तो विचार में समाधान रहता है ना, तो हम आराम में रहते हैं, सुखी रहते हैं, तृप्त रहते हैं। विचार में समाधान के बदले समस्या है, कोई दूसरा नहीं चाहिए हमको परेशान करने के लिए, हम अपने में ही परेशान हैं। अपने अंदर ही उलझन हो, तनाव हो, क्या करें क्या नहीं करें उसकी क्लैरिटी नहीं हो, स्पष्टता नहीं हो, अंतर्द्वंद चल रहा हो, अंतर्विरोध चल रहा हो, भ्रमित स्थिति में हो, अपने अंदर ही उस उलझन में, तनाव में रहते हुए हम आराम में रहते हैं कि परेशान रहते? परेशान रहते। ये परेशानी अपने ही विचारों के ठीक होने से ठीक होगी, अपने ही विचारों के ठीक होने से ठीक होगी। कि जो भी परिस्थिति है हमारी, उसमें अगर कोई समस्या दिख रही है तो समस्या को पहचान करके उसके उपाय को ढूंढ पाना और वो उपाय हम कैसे कर सकते हैं इस पर सोच पाना, इस पर काम कर पाना, ये समाधान की जगह दिखती है, समाधान की जगह दिखती है। तो तीसरा जगह है विचार में समाधान का होना, न कि समस्या का। तो सुविधा का नियम पूर्वक उत्पादन और सदुपयोग, व्यवहार में न्याय, विचार में समाधान। क्रम से अगर देखेंगे तो ये 3 मुद्दों पर बात किया हमने। सुविधा का प्रकृति के नियमों को ध्यान रख करके उत्पादन और सदुपयोग, व्यवहार में न्याय, विचार में समाधान। ठीक है ये? आगे चले। अपने अंदर की देखेंगे ना तो ये दिखता है कि कभी हमारे अंदर एक दूसरे के साथ जीते हुए विश्वास का भाव होता है, कभी अविश्वास होता है, कभी सम्मान होता है, कभी अपमान होता है, कभी कुछ लोगों के लिए स्नेह का भाव होता है, कभी विरोध होता है।
कभी प्रेम होता है, कभी घृणा होती है। अपने लिए रुक करके ये देखें कि विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भाव जब हमारे अंदर होते हैं तब हम आराम में रहते हैं, या अपमान, द्वेष, विरोध, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, नफरत ये जब हमारे अंदर होती है तब हम आराम में रहते हैं। कब आराम में रहते हैं? जब अपने अंदर सम्मान, स्नेह, विश्वास, मैत्री जैसे भाव होते हैं तब आराम में रहते हैं, या जब अपमान, द्वेष, विरोध, क्रोध, घृणा, नफरत ये चल रहा होता है तब आराम में रहते हैं? पहला वाला। ध्यान से देखेंगे ना तो ये दिखेगा कि अपमान का भाव, विरोध का भाव, घृणा का भाव जिस क्षण से हमारे अंदर आता है, मेरी अपनी परेशानी उसी समय शुरू हो जाती है। दूसरे को तो उसका पता तब चलता है जब हम जा करके कुछ बोला। तो आज आपकी कोई बात हमको ठीक नहीं लगी, ठीक, चले गए हम लोग जाते हुए, आपकी कोई बात ठीक नहीं लगी, कल आएंगे ऑफिस, कल आएंगे स्कूल, तब आपको जवाब देंगे, ठीक। हम अपमानित हो गए, हमको अपमान महसूस हुआ, तो कल आके जवाब देंगे। जवाब तो कल देंगे आपको, लेकिन शाम को, रात को खाली बैठ के हम जब भी उसमें अपमान का, विरोध का, क्रोध का सोच रहे होते हैं, देखिए अपने में आराम में रहते हैं कि परेशान रहते, परेशान रहते, उसमें बने रहना चाहते हैं कि उससे बाहर निकलना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। तो आपको तो मेरे अपमान, क्रोध, विरोध से दुख तब होगा जब सुबह 9 बजे आके हम आपको कुछ जवाब दे देंगे। लेकिन मेरा अपना दुख तो उसी समय से शुरू हो जाता है जिस समय से अपमान का, क्रोध का, विरोध का, घृणा का भाव मेरे अंदर शुरू होता है। ये सारी दुर्भावनाएं दूसरे को बाद में जलाती हैं, हमको पहले जलाती हैं, पहले जलाती। मेरे अंदर अगर अपमान आ जाता है, विरोध आ जाता है, क्रोध आ जाता है, कभी भी अपने को ऑब्जर्व करके देखिए उस समय कि अपने अंदर क्या स्थिति चल रही है, आराम में है कि बेचैनी है, सहजता है कि असहजता है, उसमें बने रहना चाहते हैं कि उससे बाहर निकलना चाहते हैं। दिखाई देगा आपको हर अपमान, हर क्रोध, हर विरोध की स्थिति में ऐसा लगता है जैसे गर्म पानी में डलता हुआ जैसा उबलती रहती ना कोई चीज, वैसा अंदर अंदर हम उबलते रहते हैं, उबाल खाते रहते हैं, ठीक है। वो दिखता है कि अपमान से, क्रोध से, विरोध से, घृणा से हमारी स्थिति उबलते हुए पानी में पड़ा जैसा स्थिति होता है। तो अपना दुख पहले होता है, दूसरे को बाद में होता है। तो विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भावों को समझ करके हम अगर अपने में इंश्योर कर पाते हैं तो हम तृप्त रहते हैं। उसके बदले अपमान, विरोध, क्रोध, घृणा किसी भी कारण से हमारे में आ जाए, हम पहले शुरू करें इसलिए आ जाए कि आपने पहले शुरू किया हो, उसके बाद हमारे में आ जाए। जिस क्षण से भी अपमान आता है, क्रोध आता है, विरोध आता है, घृणा आती है, सबसे पहले हमको जलाती है, हमको परेशान करती है। उस परेशानी के साथ लौट के फिर हम आपको भी परेशान करने का ही काम करते हैं, क्योंकि जो परेशान रहेगा वो दूसरों के लिए परेशानी ही पैदा करेगा, और क्या करेगा, और क्या करेगा। हम बार बार उदाहरण देते रहते कि चाय की टंकी अगर रखी हुई है और उसमें चाय भरी है तो नल खोलेंगे, उसका टैप खोलेंगे तो चाय निकलेगा, पानी भरा हुआ है तो पानी निकलेगा, दूध भरा हुआ है तो दूध निकलेगा। तो अंदर अगर परेशानी भरी हुई है आपके ना, छोटा सा भी कोई बात बाहर से हो जाए वो सारी परेशानी निकल जाती है, निकल पड़ती है। तो अंदर अगर अपमान भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, विरोध भरा हुआ है, घृणा भरी हुई है, ईर्ष्या भरी हुई है, द्वेष भरा हुआ है, बाहर से छोटी सी कोई भी चिंगारी आ जाए, बारूद तो अंदर ब्लास्ट होने के लिए रखा हुआ है जी, है? उसमें फिर हम भी जलते हैं, दूसरे भी जल मरते हैं।
आप देखिएगा जिस दिन मन प्रसन्न हो ना, बच्चा एक आध काम ठीक नहीं भी कर रहा हो, कहते हैं छोड़ यार जाने दे आज, ठीक है। मन किसी कारण से पहले से इरिटेटेड हो, परेशान हो, कुछ भी हो गया हो, घर में कुछ हो गया हो, रास्ते में आते हुए कुछ हो गया हो, और फिर यहाँ पहुंचते हुए कोई बच्चा गलती करता दिखाई दे दे, थप्पड़ पहले चलता है, बात बाद में होती है। तो ये दिखना जरूरी है कि अपने अंदर अविश्वास, शंका, अपमान, विरोध, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, ये कुछ भी अगर आता है ना, हमको पहले जलाता है, दूसरे को बाद में जलाता है। हमको पहले बेचैन करता है, हमारा सुख चैन पहले छीन जाता है, हमारी परेशानी पहले शुरू होती है, दूसरे की बाद में शुरू होती है, बाद में शुरू होती है। तो भाव की जगह पर हम विकसित हैं, इसका पहचान यह है कि मेरे में विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भाव बने रहते हैं और दूसरों को भी विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम से जीने में हम सहयोग कर पाते हैं। विचार में हम विकसित हैं, सफल हैं, इसका पहचान ये है कि हम खुद भी समाधान के अर्थ में जीते हैं और दूसरे भी अगर समस्या में हैं तो उनको समाधान से जीने की प्रेरणा दे पाते हैं। व्यवहार में सफल या विकसित होने की पहचान यह है कि हम खुद तो न्यायपूर्ण व्यवहार करते ही हैं, दूसरे भी अन्यायपूर्ण अगर जी रहे हैं तो उनको न्यायपूर्वक जीने की प्रेरणा दे पाते हैं। सुविधा की जगह पर प्रकृति के नियमों का ध्यान रख करके उत्पादन और सदुपयोग हम खुद तो करते ही हैं, दूसरों को भी वैसा होने बनने में सहयोग कर पाते हैं। तो हम विकसित हैं, नहीं तो नहीं है। और निश्चित रूप से दूसरे को सहयोग करने के पहले हेल्प योरसेल्फ जरूरी है, अपना सहयोग हो जाना पहले जरूरी है, तभी हम दूसरे को सहयोग करने का काम कर सकते हैं। मेरे पॉकेट में पैसा नहीं हो और आपको दे देंगे, ये कैसे संभव है? मेरे पास अपने लिखने के लिए कलम नहीं है, आपको ही दे देंगे, ये कैसे संभव है? तो भाव की जगह पर हमारे विकसित होने की पहचान ये है कि हम विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भाव में भरे होते हैं, जिससे हम स्वयं में सुखी होते हैं। इसके बदले अपमान हो जाए, विरोध हो जाए, क्रोध हो जाए, घृणा हो जाए, नफरत हो जाए, तो वो हमको जलाना शुरू कर देती है, हमको पीड़ित करना शुरू कर देती है। तो 4 जगह पर अभी तक हम लोगों ने बात किया। व्यवसाय, आजीविका, सुविधा 1 नंबर पे बात किया, व्यवहार को दूसरे नंबर पे बात किया, विचार को तीसरे नंबर पे बात किया, भाव को चौथे नंबर पे बात किया। 4 डायमेंशन पर अभी तक हम लोगों ने बात की। ठीक है, ये एक और बचा है, उसको भी मैं कर ही देता हूं। आप अपने लिए पूछ करके देखिए, आप वास्तविकताओं की ठीक ठीक समझ चाहते हैं या बिना जांचे परखे मान्यताओं को अपने अंदर इकट्ठा करके जीना चाहते हैं? आप छोटे से छोटे बच्चे को भी पूछ करके देख लीजिए। क्या नाम है जी आपका? आदित्य चौहान। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सेकेंड। समझदार होना चाहते हैं कि बेवकूफ? पक्का? पक्का है? डाउट तो नहीं है? नहीं है, बता दिया उसने कि कोई डाउट नहीं है हमको। तो छोटे से छोटे बच्चे को भी पूछ के देखेंगे ना, तो समझदार होना चाहता है। ठीक है, चीजों को जांच परख करके समझना चाहता है। 2 साल 3 साल के बच्चे को भी देखेंगे ना, किसी चीज पर नजर पड़ती है तो उसके बारे में पूछता है, पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है। नहीं भी बोल पाता है तो उंगली से इशारा करके पूछता है कि क्या है बताओ। तो जानने की जिज्ञासा, समझने की जिज्ञासा मानव संतान में है ही शुरू से। वो जानना चाहता ही है, समझना चाहता ही है।
तो वास्तविकताओं की ठीक ठीक समझ ही हमको स्वीकार होती है, न कि बिना जांची परखी मान्यताएं हमको स्वीकार होती। सिर्फ मान्यताओं के आधार पर मान करके जी के एक बच्चा भी संतुष्ट नहीं होता, बड़ों की बात तो छोड़ दीजिए। और अगर हमने चीजों को ठीक ठीक नहीं समझा है तो जाने अनजाने गलती हमसे होती ही रहेगी। नियमों की ठीक ठीक समझ हो ना, तो उसी किचन से एक व्यक्ति अपना भी खाना बना लेता है, 10 लोगों को और खिला देता है। खाना बनाने के नियम की समझ नहीं हो, सारा किचन पड़ा रहता है, आदमी खुद भूखा रहता है, दूसरों को देने का तो बात ही छोड़ दीजिए। दिखता है, सही है ना, तजुर्बे की बात है। तो ये जेल जेल के आदमी बहुत कुछ सीख ही लेता है जी। तो ये दिखता है कि नियमों की अगर हमको ठीक ठीक समझ होती है तो उन्हीं उपलब्ध सुविधाओं से हम भी ठीक जी लेते हैं, दूसरे को भी सहयोग कर देते हैं। ड्राइविंग आपको प्रॉपरली आता है, आपको खुद भी कहीं जाना हो तो चले जाते हैं और किसी दूसरे को भी पहुंचाना हो तो पहुंचा देते हैं। ड्राइविंग के नियम का अगर आपको समझ नहीं है, अभ्यास नहीं है, कार वहीं खड़ी रहती है, आप भी वहीं खड़े रहते हैं, कहीं पहुंच नहीं पाते। तो नियमों की अगर ठीक ठीक समझ नहीं है तो हमारे जीने में गलती होती ही रहेगी, चूक होती ही रहेगी। कुछ कह रहे भैया? आराम से बता सकते, कोई संकोच की बात नहीं है। बढ़िया, आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है। तो नियमों की ठीक ठीक समझ देखेंगे ना कि कहां कहां चाहिए, तो स्वयं के संदर्भ में चाहिए, मानव के रूप में हम ठीक जी सकें उसके लिए नियमों की समझ चाहिए, परिवार में संबंधों में ठीक ठीक जीने के नियमों की समझ चाहिए, समाज में हम कैसे ठीक ठीक जी सकते हैं उसके नियम की समझ चाहिए, और प्रकृति में अस्तित्व में कैसे ठीक ठीक जी सकते हैं उसके नियमों की समझ चाहिए। स्वयं की ठीक ठीक समझ नहीं होगी तो अपने विचारों में ही उलझन रहेगा, तनाव रहेगा, अपने ही भाव में अपमान क्रोध विरोध चलता रहेगा और उपाय नहीं दिखेगा कि करें क्या। लोगों से पूछिए क्रोध क्यों करते हो? व्यवस्था ठीक नहीं हो, हम परेशान होते। तो समाज के व्यवस्थित होने के नियमों की ठीक ठीक समझ होना भी जरूरी है। इसी तरह से प्रकृति के साथ, हवा पानी मिट्टी पेड़ पौधे पशु पक्षी के साथ जब हम जी रहे हैं, लोहा कोयला सोना चांदी पेट्रोलियम, ये सब के साथ भी जब हम जी रहे हैं तो वहां प्रकृति के नियमों का ठीक ठीक समझ होना जरूरी है। वही बात यहाँ लिखी है कि मानव के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में और प्रकृति या अस्तित्व के साथ, इन चारों जगहों पर व्यवस्थित होकर के जीने के नियमों की समझ की जरूरत है। अगर वो समझ नहीं होता है तो हम अपने में परेशान बने रहते हैं। तो अपने में समझदारी की भी जरूरत दिखती है।
और समझने का ये पूरा स्कोप है। मानव के रूप में हम स्वयं को ठीक ठीक समझ सकें, परिवार में संबंधों में जीने की समझ हो, समाज में व्यवस्थाओं की ठीक ठीक समझ हो, और प्रकृति के साथ जीने के नियमों की समझ हो। ये समझदारी जरूरी है। इस समझ के बिना सारी चीजें उपलब्ध रहते हुए भी हम खुद भी परेशान रहते हैं और दूसरों के लिए भी परेशानी पैदा करते हैं। जितनी चर्चा अभी तक हमने की वो सब का सारांश देखेंगे तो एक स्लाइड में मूव कर रहा हूं आगे। दो स्लाइड मैंने बीच का छोड़ दिया है। विकसित मानव का स्वरूप। मिल गया? बस ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, 2 ही स्लाइड, एक पेज। पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 नंबर पेज है। जितनी बात अभी तक हमने की उसका सारांश यहां लिखा है। और अब इसको मैं उल्टे डायरेक्शन से शुरू करता हूं। अभी तक तो भूमिका था तो नीचे से शुरू किया था कि मनुष्य के रूप में जीने के लिए स्वयं में वास्तविकताओं की ठीक ठीक समझने की जरूरत है। ये समझदारी कहाँ होगी? हमारे अंदर होगी कि ईंट पत्थर में होगी? हमारे अंदर होगी ना। तो स्वयं में वास्तविकताओं की ठीक ठीक समझ चाहिए कि मानव क्या है, परिवार क्या है, समाज क्या है, प्रकृति क्या है, अस्तित्व क्या है। ये सब जगह पर हम ठीक ठीक कैसे जी सकते हैं, व्यवस्थित होकर कैसे जी सकते हैं, हार्मनी में कैसे जी सकते हैं, इस बात की समझ होना जरूरी है। अपने भाव में विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसा भाव होना जरूरी है। ये भाव भी देखेंगे तो हमारे अंदर ही होता है, अंदर ही होता है। ऐसे ही विचार में समाधान के होने की जरूरत है, ये भी हमारे अंदर ही होता है। तो समझ भी हम ही में होना है, भाव भी हम ही में होना है, विचार भी हम ही में होना है। विचार में समाधान, भाव में विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम, और समझने की जगह पर मानव, परिवार, समाज और प्रकृति या अस्तित्व, इस पूरे को हम समझ सकें। इसके साथ जब हम दूसरे मनुष्य के साथ जीने जाते हैं तो व्यवहार में न्याय, और जब हम व्यवसाय करने जाते हैं प्रकृति के साथ तो प्राकृतिक नियमों का ध्यान रख करके उत्पादन और सदुपयोग, ये हमारे जीने का, विकसित होने का पहचान दिखता है। इसमें से जो छोड़ देंगे वही समस्या शुरू हो जाएगी। व्यवसाय छूटेगा तो यहां समस्या शुरू होगी, व्यवहार छूटेगा तो यहां मानव के साथ समस्या होगी, विचार ठीक नहीं होगा, भाव ठीक नहीं होगा, अपने में समझ के बदले भ्रम या मान्यताएं इकट्ठा होंगी। कोई दूसरा नहीं चाहिए हमको परेशान करने के लिए, हम ही पर्याप्त हैं। अकेले बैठे हुए हो, उलझन में हो, तनाव में हो, दिख नहीं रहा हो कि इस परिस्थिति में क्या करें क्या नहीं करें, कंफ्यूज्ड हो, कोई दूसरा चाहिए क्या दुखी करने के लिए? तो ये खुद ही काफी है। तो ये दिखना जरूरी है कि एक विकसित मानव का मतलब ये है कि जो स्वयं में समझ को इंश्योर किया हो, भाव में विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम को इंश्योर किया हो, विचार में समाधान हो, व्यवहार में न्यायपूर्वक जीने की योग्यता हो, कॉम्पिटेंस हो न्यायपूर्वक जीने का, और व्यवसाय में प्रकृति के नियमों का ध्यान रख के उत्पादन और सदुपयोग कर पाता हो। अगर इतना कर पा रहे हैं तो हम मानव के रूप में विकसित हैं, सफल हैं। इतने के लायक अगर हम बच्चे को बना रहे हैं तो हमारी शिक्षा सफल है।
इतना अगर हम खुद जी रहे हैं तो हम सफल हैं। इसके लायक हम अगर अपने बच्चों को बना पा रहे हैं तो हमारे परिवार की, हमारे स्कूल कॉलेज की, हमारे समाज की शिक्षा सफल है। अगर ये नहीं हो रहा है तो हमको कहीं ना कहीं रुक के देखने की जरूरत होगी कि परिवार की शिक्षा संस्कार की व्यवस्था में क्या बदलाव करें, स्कूल कॉलेजेस की शिक्षा संस्कार की व्यवस्था में क्या बदलाव करें, और ये समाज में जो मीडिया, टीवी, एडवर्टीजमेंट, टेलीविजन, मूवी, ड्रामा, थिएटर से हम दिए जा रहे हैं, वहां क्या बदलाव करें। ये सोचने की तो जरूरत पड़ेगी ना। कभी कभी ये प्रश्न उठता है जी, कि केवल हमारे बदलने से कुछ बदलेगा क्या? ये भी बात सही है। इसमें ठीक पीछे की स्लाइड में ना एक लाइन लिखा है, आपको पलटने की जरूरत नहीं है। विकसित परिवार एवं समाज के मूल में विकसित मानव है। हम ही एक दूसरे के साथ ठीक जीना शुरू करेंगे तो परिवार ठीक होगा। ये अलग अलग परिवार एक दूसरे के साथ ठीक जीना शुरू करेंगे तो परिवार समूह ठीक होगा। ये अलग अलग परिवार समूह एक दूसरे के साथ ठीक जीना शुरू करेंगे तो गांव, शहर या मोहल्ला ठीक हो सकता है। कोई दूसरी धरती के लोग आकर के तो यहाँ समस्या नहीं पैदा कर रहे ना जी। धरती की समस्या का कारण एलियंस नहीं है, दूसरे ग्रह से आए हुए लोग नहीं है, हम ही आप है ना जी। ये बात सही है कि एक के बदलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, या सब कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन ये बात भी सही है उतना ही कि शुरुआत जब भी होगी तो 1, 2, 4, 10 से ही तो चीजें आगे बढ़ेगी। और अगर हमको लगता है कि समाज ठीक होने से चीजें ठीक होगी, व्यवस्था ठीक होने से चीजें ठीक होगी, उसके लिए भी प्रयास कोई भूत प्रेत आके करेगा कि हमको आपको ही करने की जरूरत पड़ेगी, है? और कई बार क्या होता है, हमको लगता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, दूसरों के हाथ में कुछ है। जो देश का प्रधानमंत्री भी बन जाता ना, वो भी कहता है हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं, और सचमुच नहीं है। क्योंकि एक कुर्सी पे जब आप पहुंच जाते हैं ना, पहला लक्ष्य होता है दोबारा चुनाव जीतना, और जिन लोगों ने आपको वहां तक पहुंचाया है उसको संतुष्ट रखना, वो पहला गोल हो जाता है किसी भी जगह पर। और मैं किसी पार्टी, किसी नेता, किसी मंत्री के लिए कमेंट नहीं कर रहा, मैं तो सामान्य नियम कह रहा हूं कि चुनाव जीतने के बाद कोई प्रधानमंत्री बन भी जाता ना, मुख्यमंत्री बन भी जाता, ये 2 काम सबसे पहला होता है। एक, अगली बार चुनाव जीत सके उसका इंतजाम करना, और दूसरा, जिन लोगों के कंधे पर खड़ा होकर हम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने हुए हैं वो संतुष्ट बने रहे। नहीं तो महाराष्ट्र की सरकार बदलते देखी होगी आपने, ठीक है, अभी कर्नाटक का विवाद चल रहा है, एमपी की सरकार बदलते देखी होगी आपने, झारखंड में अभी भी विवाद चल रहा है। तो लगता है हमको कई बार, पीछे माइक दे दीजिएगा, वाक्य पूरा कर देता हूं, पीछे माइक दे दीजिएगा। इनफैक्ट कोई 2 लोग अगर जिम्मेदारी ले लेंगे ना, एक माइक को पीछे रखेंगे और एक आगे, जो हैंड रेज करें उनको दे देंगे तो सहूलियत हो जाएगी। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सब कुछ, एक मिनट दीजिएगा हमको, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, ये बात तो सच है, लेकिन कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है ऐसा भी नहीं है। एक टीचर होते हुए क्लासरूम के 30 बच्चों को तो कम से कम ठीक से पढ़ा सकते हैं, उन बच्चों के साथ तो न्यायपूर्वक जी सकते हैं, उन बच्चों को तो ठीक समझ देने का काम कर सकते हैं। जिस परिवार में 5-7 लोगों के साथ जी रहे हैं वहां जीने को तो ठीक कर सकते हैं। ऐसा देखने जाएंगे ना तो दिखेगा कि हम में से हर आदमी के हाथ में कुछ न कुछ है, ठीक है? और सब कुछ किसी के हाथ में नहीं है। जी सर, थोड़ा सा विचार आया मन में, विकसित मानव का स्वरूप। अगर विकसित मानव का स्वरूप एक उच्च स्तरीय कुर्सी पे जाने के बाद चेंज हो जाएगा तो फिर प्रकृति, व्यवहार, परिवार, इसकी डेफिनेशन शुरू हो जाएगी। जैसे रामायण में कहा है, प्रभुता पाए किने मद नहीं। फिर जो कहते हैं विकसित
का स्वरूप। जी जी। तो उच्च कुर्सी पर पहुंचने के बाद तो दायित्व बढ़ते हैं विकसित मानव के स्वरूप को इस तरीके का निर्वहन करना पड़ेगा कि हम प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए या गांव के प्रधान बन गए, तो इस पर हमको कायम तो रहना पड़ेगा या हम अपने सपोर्टरों को खुश करेंगे। तो ये चैप्टर थोड़ा सा रॉन्ग वे में जाएगा। जी, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैसा करें, लेकिन ये जो हमको लगता है ना कि कुर्सी पर जाने के बाद वो प्रभुता पाने से मद उभर आता है और कुर्सी पे जाने के बाद ये खराब होता है, मेरी दृष्टि में तो उसका बीज पहले से पड़ा रहता है, कुर्सी पर जाने से वो उभर के आ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जमीन में बीज तो पहले से पड़ा रहता है, ठीक, अलग अलग मौसम में अलग अलग खरपतवार निकलते रहते हैं। तो गेहूं का बीज पहले से पड़ा है, दिसंबर महीना आते ही अंकुरित हो जाता है कि नहीं? तो ये जो मद दिखाई देता है ना, वो इसलिए दिखाई देता है कि यहाँ समझ की जगह पर काम नहीं हुआ, यहाँ भाव की जगह पर काम नहीं हुआ। भाव में अगर एक दूसरे के प्रति स्नेह का भाव हो, सम्मान का भाव हो, अहंकार कहाँ से आएगा? दूसरे को नीचा दिखाने की, दबाने की प्रवृत्ति कहाँ से आएगी? आप आज भी देखिए, जिस किसी के लिए आपका सचमुच स्नेह होता है ना, उसके लिए कुछ करके आपको खुशी मिलती है, और कई बार आप अपने से ज्यादा उसके लिए करना चाहते हैं। एक बच्चे के प्रति अगर हमारा स्नेह होता है ना, तो बच्चे की जरूरत हो और हमारी जरूरत हो, कौन पहले पूरा करते हैं? स्वाभाविक सी बात है ना। अंदर उस पर काम नहीं हुआ है और फिर कुर्सी मिल जाएगी, तो जो अंदर भरा है वही तो बाहर निकलेगा। जी, वैसे तो मेरे विचार थे जी, कुर्सी पर पहुंचने के बाद एक माध्यम करूंगा कि न्यायार्थ अपने बंद को भी दंड देना धर्म है। जी जी। अन्याय से के बैठ जाना ये कहाँ का कर्म। तो न्याय के लिए अगर हम कुर्सी पर पहुंचते हैं, अब हम देखा हमारे दो लोग हैं, हमारा एक बेटा है पड़ोसी का, तो हम अपने पुत्र को प्रसन्न करें, थोड़ा उसकी जस्टिस के साथ करें, उस करें जस्टिस करें। जी, ये उत्तर तो आपको भी पता है कि क्या करना ठीक है कि नहीं पता है? ठीक, धन्यवाद। पता है कि नहीं पता है? पता है ना? पता है। बात तो इतनी सिंपल है जी, हम भी यही बात कह रहे हैं कि एक आदमी अगर चीजों को ठीक ठीक समझा नहीं है, उसका भाव ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, व्यवसाय ठीक नहीं है, जहां रहेगा वही समस्या पैदा करेगा। घर में है तो घर में पैदा कर रहा है, गांव का प्रधान बना दीजिएगा तो गांव में पैदा करेगा, ठीक, देश का मुख्यमंत्री बना दीजिएगा, राज्य का, देश का प्रधानमंत्री बना दीजिएगा तो वहां समस्या पैदा करेगा। आदमी कहीं का भी हो, और मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं ये बात को, मैं तो सिंपल कह रहा हूं कि ना समझी जहां कहीं भी रहेगी, भाव ठीक नहीं रहेगा, विचार में समाधान नहीं होगा, व्यवहार में न्याय की योग्यता नहीं होगी, जहां जाएंगे अन्याय तो करेंगे। जी, करेंगे क्या? और ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी कोई दूसरे ग्रह से नहीं आते हैं, हमें आप चुन के भेजते हैं, हमें आप चुन के भेजते हैं। जी, हमको लगता है गांव के प्रधान से समस्या है कि मुख्यमंत्री से समस्या है कि विधायक से समस्या है, ये समस्या उस दिन भी तो दिखनी चाहिए जिस दिन 500 रुपया लेके और शराब का एक बोतल लेके वोट देते हैं कि नहीं? तो कहीं ना कहीं हमको ये पहचानना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बाहर से नहीं आते, या गांव का प्रधान बाहर से नहीं आता, हम आप ही वहां तक पहुंचने का काम और पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लंच के बाद तो खैर कोर बात में सिर्फ इतना कह रहा था कि मानव के रूप में एक विकसित मानव का मतलब यह है कि समझ की जगह पर, भाव की जगह पर, विचार की जगह पर, व्यवहार की जगह पर, व्यवसाय की जगह पर चीजें ठीक चले। इसमें से जहां कमी रहेगी, जो सारी शिकायत आप बता रहे हैं, ये सारी शिकायत इस बात की है कि समाज की व्यवस्था में चीजें ठीक नहीं चल रही। ठीक तो परिवार में भी नहीं चल रहा, ठीक तो अपने में भी नहीं चल रहा, ठीक तो प्रकृति के साथ भी नहीं चल रहा,
क्रम से एक एक को ठीक करने जाते हैं ना, तो कुछ रास्ता निकलता है जी। आग घर में सब तरफ लगी हुई हो, किसी एक कोने से बुझाना शुरू करते हैं, तो सब जगह समस्या दिख रही हो, तो ये समझना जरूरी है कि शुरुआत खुद से करने की जरूरत है। आग हमारे अंदर लगी हुई है, तो हम बाहर बुझाने का काम बहुत नहीं कर सकते। हमको बाहर की समस्याएं बहुत सारी दिखती हैं, उसमें हम भी कहीं हिस्सेदार हैं। ये हिस्सा को पहचान के अगर ठीक करने का काम शुरू करेंगे ना, तो चीजें आगे बढ़ेगी। तो जो जहां खड़ा है, वहां हम में से हर आदमी के पास अवसर है कुछ न कुछ ठीक करने का। उस अवसर को पहचान के उस पर काम करने से शुरू करेंगे, या जहां अवसर नहीं है उसका रोना धोना मचाएंगे। ये समाधान और समस्या का अंतर है। अगर समस्या पर रोना धोना हो, तो अपने को छोड़ के सारे की बात की जा सकती है। समाधान पर बात करना हो, तो ये पहचानना होता है कि जहां हम खड़े हैं, वहां से हमारी सीमा में क्या क्या हो सकता है। और ऐसा नहीं है कोई प्रधानमंत्री मोदी जी भी एक चिट्ठी निकाल दें कि देश में ऐसा होना चाहिए, इंप्लीमेंट करने के लिए तो लास्ट में गांव का लेखपाल, एसएचओ और वो जो बचता है पटवारी, वही आएगा ना जी, कि नहीं। तो चीजें ठीक होने की जरूरत तो उन सब जगहों पर है। जो ऊपर के लोग हैं वो पॉलिसी ठीक बनाए, उसकी भी जरूरत है। जो नीचे लोग खड़े हैं वो उसको इम्प्लीमेंट ठीक से करें, उसकी भी जरूरत है। देश का संविधान तो इतना बढ़िया लिख गए हैं कई चीजों में, सब ना हो तो भी इम्प्लीमेंट वो भी नहीं होता जी। देश के संविधान में इतने लिखा हुआ है कि न्याय करते समय या काम करते समय भ्रष्टाचार करना है और पैसा लेना है, इतने लिखा है ना। आज जज भी पकड़े जा रहे हैं पैसा लेते हुए, और अखबार के चैनल पर पहला हेडलाइन बनता है। वकीलों का तो छोड़ ही दीजिए, जज का भी दिखाई देता है। तो जो चल रहा है संविधान, ऊपर के लोग कुछ नियम तो लिख देंगे, इंप्लीमेंट तो नीचे में आके हमको आपको ही करना होगा ना जी, किसी को तो जीना होगा ना वहां। तो भागीदारी सबकी है, ये पहचानना जरूरी है। परिवार का काम परिवार में सबकी सहमति और भागीदारी से होता है। समाज का काम समाज में सबकी सहमति और भागीदारी से ही ठीक हो सकता है। सब थोड़ा थोड़ा भूमिका निभाएंगे ना, पूरा काम हो जाएगा। एक दूसरे का मुंह देखने का काम करेंगे, पूरी जिंदगी भर में एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऑलरेडी 1:10 हो गया है, सोचा जाए, इस पर विचार किया जाए। कोई प्रश्न होगा तो लौट करके उस पर बात कर लेंगे, और धीरे धीरे हम चर्चा को एक एक करके आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।